नया चैप्टर रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, क्लास 12, ठीक है। दरअसल ये जो नोट्स हैं ये मेनली नीट के लिए हैं, जो आपको कम टाइम में फुल चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। फुल चैप्टर में रिवीजन हो जाएगा आपका, तो जिससे क्या होगा, आपका टाइम सेफ रहेगा, ठीक है। टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो हर एक बॉडी जो होती है न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? तो उसमें क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है? या तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। अगर किसी ने लूज़ किए हैं तो किसी ने गेन किया है, तो जिसने गेन कर लिया वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिसने लूज़ किया वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे हमें पता चलता है कि चार्ज कैसे बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। वो कहते हैं अगर ग्लास रॉड को अगर रब किया जाए कॉटन के साथ या फिर सिल्क के साथ, तो फिर आपको याद रखना है जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज गेन होता है? पॉजिटिव। और जो रफ सरफेस है उसने कौन सा चार्ज गेन कर लिया? नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, नेगेटिव चार्ज कॉटन पे आता है, पॉजिटिव ग्लास पे। तो यहाँ पे और देखते हैं, प्लास्टिक रॉड है। प्लास्टिक से याद रखना स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना। कौन सी चीज़ चिपक सकती है? जो एटम के बाहर हो, एटम यानी कि न्यूक्लियस के बाहर हो। न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ होती है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही आके इस पर स्टिक हो जाता है। तो हमें प्लास्टिक से याद रहेगा स्टिक होने वाली कोई चीज़ है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा स्टिक पे, और जो सिल्क और कॉटन पे है यहाँ पे आ जाता है उल्टा चार्ज इसका, पॉजिटिव। तो ये एक एनसीईआरटी का डाटा है जो पूछा जा सकता है आपसे नीट में, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा चार्ज किस पे आता है। ग्लास पे आता है पॉजिटिव और प्लास्टिक पे आता है नेगेटिव। अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि प्लस प्लस यानी लाइक चार्ज हैं तो क्या करते हैं, वो रिपेल कर जाते हैं। अगर प्लस माइनस चार्ज है, डिफरेंट या अनलाइक चार्ज है, तो क्या कर जाता है? अट्रैक्ट। ये एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर वाला। कंडक्टर और इंसुलेटर की बातों में बहुत अच्छे से सुनते रहना क्या क्या बोल रहा हूँ। कंडक्टर क्या होता है कि जो कंडक्ट करवाए, अगर आप यहाँ पे इसको प्लस चार्ज दो तो ये अपने सरफेस की तरफ मूव करा देगा, यानी कि मैक्सिमम रिपल्सन जहाँ तक जा सकता है, ये दूर तक जहाँ तक फैल सकता है वहाँ तक भाग जाएगा। इसका मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सबका सब चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों के ही केस में ये बाहरी सरफेस पे चार्ज देगा। और अगर सॉलिड है और इंसुलेटर है, सॉलिड और इंसुलेटर है, तो इस वाले केस में क्या होगा? ये वाला जो है पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस प्लस अंदर है बाहर सब जगह पे एक जैसा। तो सॉलिड में यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इंसुलेटर की, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम करते हैं कि चार्जिंग कैसे होता है, चार्ज इंडक्शन कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा चार्ज का, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, पहला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे? एक हम चार्ज बॉडी को लाएंगे और दो सफ़ेयर को जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे हैं, यहाँ पे लकड़ी का मान सकते हो, प्लास्टिक का मान सकते हो, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर चार्ज ना जाए, इन दोनों सफ़ेयर को आपस में टच करके रखना है। ये दोनों टच रहेंगे तो इसके सामने जब मैं प्लस चार्ज लाऊंगा तो ये सामने से नेगेटिव चार्ज और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पॉजिटिव को देखकर सारे के सारे नेगेटिव इसकी तरफ आने लगेंगे कॉर्नर वाली साइड, और इधर वाले साइड से जितना दूर भाग सकते हैं प्लस प्लस रिपल्सन करके वो दूर भाग जाएंगे। तो इस तरह से चार्ज डेवलप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर परमानेंट चार्ज डेवलप करने के लिए इस चीज़ को पहले सेपरेट करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे। तो इन दोनों को अलग कर दिया, अभी इस चार्ज को फिक्स रखना है, हटाना नहीं है। तो हमने जब इन दोनों को हटाया तो देखा ये पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब हम पॉजिटिव चार्ज को, जो हमारे पास चार्ज बॉडी थी, उसको हटा सकते हैं। अब ये परमानेंट चार्ज डेवलप हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू एग्जैक्टली यही होगी जो पहले थी। अगर ये प्लस क्यू था तो इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे क्यू, यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 होगा माइनस का, और ये प्लस का 3। अब बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज की क्या है। बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, पहला है एडिशन नेचर होता है चार्ज का, यानी चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे एक बॉक्स है हमारे पास, ये पूरा एक बैग है कोई, इसके अंदर एक 3 क्यू है, एक माइनस का है और प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये वाला आप फार्मूला लगाओगे, यानी सबको ऐड करते जा रहे हो, 3 माइनस और ये 4, तो ये और ये कट गया तो बचा 4, तो आंसर आ गया 4। चार्ज सीधा ऐड किया जा सकता है, ठीक है भाई। अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व रहेगा। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है तो इसका मतलब किसी ने तो लूज़ किया है,
यहाँ से लूज किया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो इसका मतलब है चार्ज कभी भी एक जैसा नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही नेगेटिव दोनों सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब कोई लूज कर रहा है तो 100% दूसरा गेन करेगा। तभी हमेशा याद रखना ये पेयर्ड में डेवलप होंगे प्लस माइनस, इसका मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब मिनिमम क्वांटा कितना है एक चार्ज का, कितना एक छोटा पैकेट हो सकता है। तो एक छोटा पैकेट जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। तो इस केस में हम चार्ज का फार्मूला लगाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, जितने नंबर्स आप डालते जाओगे उतना यहाँ पे चार्ज आता जाएगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। अगला आता है कूलम्स लॉ, जो सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज रखे हैं जो प्लस चार्ज हैं, दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो रिपल्सन का हम डायरेक्शन देंगे बाहर की तरफ। अगर अट्रैक्शन होता है जैसे मान लो Q1 माइनस का Q2 प्लस का, तो हम इसके अंदर की तरफ सिंबल लगा देते हैं अट्रैक्शन का। तो रिपल्सन हो रहा है तो हमने बाहर की तरफ सिंबल लगा दिया। तो ये वाला अपना आ गया रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और K की वैल्यू को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स है, इसको याद रखना है आपने। 9 × 10⁹ कूलम का स्क्वायर माइनस में है, और न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यूनिट भी याद रखना है। यूनिट आपको निकालना सीख सकते हो, नहीं तो कैसे कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, K को इधर रखना है, चार्ज को नीचे भेज देंगे, तो न्यूटन होता है फोर्स का और मीटर होता है डिस्टेंस का, और चार्ज का होता है कूलम, तो वहाँ से ये बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप कहाँ पे फोर्स निकाल रहे हो, हवा में, पानी में, ये चीज़ बताती है परमिटिविटी वैल्यू। अगर आप निकालो तो अगर K की वैल्यू पता है, बाकी सबको आप डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाता है 8.85 4 × 10⁻⁻12। 8.8 तक काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, इतना याद कर लो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएँ, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दे दिया 2 3 4, और यहाँ पे दे दिया आपको 1 1 2, ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिए होंगे कुछ। तो अब आपको कहता है कि फोर्स निकालो इन दोनों के बीच में, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। फोर्स 2 1, यानी किसी 2 चार्ज पे 1 की वजह से चार्ज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये हो गया Q2, ये हो गया Q1, इस 2 के ऊपर निकाल रहे हैं Q1 की वजह से, रिपल्सन होगा पहली बात। तो अब हम इनके कोऑर्डिनेट के थ्रू जब अगर वैल्यू डालेंगे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, नीचे क्यूब आ जाता है और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में एग्जैक्टली लिखा जाता है R2 - R1 का वेक्टर, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स, जैसे इस वाले ने रिपल्सन किया बाहर की तरफ, इस वाले ने कहाँ किया, रिपल्सन बाहर की तरफ, तो नेट इन दोनों का कहाँ आएगा, रिजल्टेंट ये बीच में आ गया। तो नेट फोर्स इस पर कितना आएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हर एक की वजह से आपने फार्मूला लिखने जाना है, वही सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। K Q1 Q2 R यूनिट वेक्टर है, ठीक है, R कैप 1 2 डिवाइडेड बाय R 1 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप सबको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है R है, ये Q0 जो है टेस्ट चार्ज है हमारा, जहाँ से फील्ड करेगा। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है आपका, चारों तरफ फील्ड बनाएगा, तो इसमें अगर आप लेके आओगे तो इसको रिपल्सन फील होने लगेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फोर्स जो फील हुआ उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q0 × E। अब हम क्या करेंगे, फोर्स का फार्मूला डालेंगे, K Q1 Q2 Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर और Q0 से Q0 कट गया, फिर आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये फार्मूला, KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये यूनिट देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, न्यूटन पर कूलम। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्ज, यानी बड़े सारे चार्ज की वजह से, जैसे 1 2 3 ये चार्ज हैं, इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन पहले देखेंगे, प्लस से लाइंस निकलती हैं अपने से बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ पहला फोर्स, ये आ गया दूसरा, और इसकी वजह से तीसरा। तो इनकी तीनों की रिजल्टेंट का हम वही फार्मूला लिखेंगे, वेक्टर सम करेंगे सबका, K Q1/R1 का स्क्वायर, K Q2/R2 का स्क्वायर, K Q3/R3 का स्क्वायर। तो इसका ये मिल जाएगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स E नेट एट पॉइंट P, तो वहाँ पे आपको P नेट मिल जाएगा। तो अब हम वेक्टर्स के कुछ रूल सीख लेते हैं जो आपको काम आएंगे इस चैप्टर्स में। जैसे कि 2 वेक्टर्स हैं इस तरह से, A और B, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो उसका, A का वेक्टर B का वेक्टर। तो रिजल्टेंट का फार्मूला आता है आपके सामने,
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा एंगल बताता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या था। ठीक है, अगला आता है, अगर मान लो वेक्टर दरअसल इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है और ये अपोजिट भाग रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सीधा इनका बेसिक सा सब्ट्रैक्ट कर देना है कि भाई जो बड़ा होगा उसको हम आगे रखेंगे और माइनस कर देंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले ही एक दूसरे के ऊपर नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन पैरेलल होने चाहिए, ये कंडीशन है पैरेलल, तो आप उस कंडीशन में इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे। तो ऐड करने का सीधा फार्मूला है, कोई एंगल से एंगल तो है ही नहीं। तो अगर अगला देखा जाए, ए और बी दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर अगर बराबर हो जाते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर के बराबर, तो इस केस में आप डायरेक्टली एक फार्मूला यूज़ करोगे, रिजल्टेंट इज ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाई 2। तो ये एक आंसर आ जाएगा आपका शॉर्टकट जल्दी से। अब हम कहते हैं कि भाई दो एंगल हैं, इसके बीच में एंगल निकालो। रिजल्टेंट जो आपने बनाया है, अभी तो ये दोनों एंगल थे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा। अब आप कह रहे हो कि जो रिजल्टेंट आया है उसका नीचे से एंगल कितना बना, फाई ले लेते हैं इसको। इस एंगल को निकालने के लिए एक नया फार्मूला याद रखना है। तो कैसे बनाना है इसका, चलो देखते हैं। ये वाला हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, ये वेक्टर था ए वेक्टर नीचे वाला, ये वाला था आपका बी वेक्टर। इस बी वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया, नीचे की तरफ आएगा बी कॉस थीटा, इस तरफ ऊपर की तरफ जो जाएगा वेक्टर, अब वेक्टर है तो उठा के यहाँ पे रख सकते हो ट्राइंगल बनाने के लिए, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले के थ्रू अब ये हमें फाई मिल जाएगा। कैसे, फाई हो गया टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पर लगा लिया टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस में तो दोनों है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो आपने निकालना है फोर्स का, उसका एंगल कितना बनेगा नीचे वाले वेक्टर से, यानी ए वाले वेक्टर से, तो वो पता चल जाएगा। अगला आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है मीडियम का। तो अगर हवा में फोर्स मान लो एफ है, तो मीडियम में जो है के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। दरअसल क्या होगा, जब आप दो चार्ज को फील करोगे, ये दोनों चार्ज थे, इसके बीच में कुछ मीडियम आएगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो प्रॉपर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इस फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मीडियम की वजह से आया है, और वो फोर्स को हमेशा के टाइम्स डिक्रीज करेगा। जितने भी टाइम्स होगा 81, तो 81 डाल देना है, 2 है तो 2। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन लगाते टाइम करना है, वो क्या है कि दो डिफरेंट चार्ज हैं ए और बी, एक के ऊपर है 6 कूलम, एक के ऊपर है -4 कूलम। अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं, टच कर दिया, ठीक है। टच करने के बाद क्या करना है आपने, इन दोनों चार्ज का सम करना है। हाँ, सम करना है, जैसा साइन है वैसा करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आपका माइनस है तो आप खुद ही प्लस डाल दो, नहीं, साइन के साथ। 6 और -4 हो गया 2, और 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 2 चार्ज थे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1। अब दोनों का नेट चार्ज जो आया ओवरऑल बॉडी पे 1 1 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 होता और एक पे 4 होता, अब की बार दोनों का प्लस है, तो मैं क्या कर देता, 6 और 4 10, तो 10 को मैं 2 से डिवाइड कर देता, तो आ जाता 5 कूलम और 5 कूलम। तो मैं दोनों सरफेसेस पे अब जो चार्ज दूंगा वो 5 दूंगा। इस तरह से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होगा और फॉर्मूले सॉल्व करोगे। ठीक है, अब अगला आता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल बॉडी पे आप कैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे उसके बारे में। पहला है लीनियर। लीनियर से समझ आ रहा है कि कोई लाइन होगी, तार होगी, वायर होगा, वायर तार, इस सब चीज़ों केसों में आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखोगे। जैसे प्लस प्लस चार्ज फैला हुआ, तो कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, यहाँ पे कितना चार्ज होगा तो हम निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, यानी लेंथ उस छोटे वाले हिस्से की। तो चार्ज की यूनिट यहाँ पे इस लैम्डा की यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से देखते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू dq/ds, यानी ds का मतलब सरफेस एरिया। जैसे सफ़ेयर है तो आप डाल दोगे 4πr का स्क्वायर, ऐसे अगर अलग अलग बॉडी सिलेंडर है तो 2πr, उस तरह से आप डालते जाओ। वॉल्यूम डेंसिटी रो से होता है, रो इज इक्वल टू dq/dv, कूलम मीटर का क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्यों, यूनिट आया वॉल्यूम की वजह से। अगला आता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडी। वो भी कौन सी बॉडी है, सिमेट्रिकल्स बॉडी, जिसको आप कह सकते हो कि ये एग्जैक्टली 2 हिस्सों में काटा जा सकता है। जैसे वायर है, इस वायर को बोल सकते हो ये सिमेट्रिकल है, हर जगह से एक जैसा। फाइनाइट लेंथ मैंने ले लिया एक वायर का, तो इसके पे यहाँ पे पी पॉइंट पे एक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से पहले ही बात डायरेक्शन लगाना सीखो, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगा। फिर उसके बाद मैंने इस वाले लाइन को इस लाइन को जोड़ दिया और एक एंगल देखा क्या बन रहा है, ऊपर वाला है θ1, नीचे वाला है θ2। तो इसका याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k लैम्डा डिवाइडेड बाय ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस वायर से पी तक का डिस्टेंस, तो ये ले लिया, और साइन θ1 साइन θ2। अब हम आगे क्या करते हैं, केस इसका बना लेते हैं भाई।
कि अगर मान लो इनफाइनाइट लेंथ हो जाए तो यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अगर सोचो इनफाइनाइट लेंथ है तो मैं मिलाने जाऊंगा इस लाइन के कॉर्नर वाले एंड को, तो ये पैरेलल लगेगी और पैरेलल एंगल कितने होंगे 90 90, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 90 यूज़ किया है। तो जिसकी वजह से एक आंसर बन जाएगा आपका के लैम्डा साइन 90 अपान ए। तो साइन 90 होता है 1, यहाँ से भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा। अगला, अगर एक तरफ मैंने उसके बिल्कुल कॉर्नर पे ही रख दिया है चार्ज को, यानी पॉइंट को ले लिया है, और एक तरफ से वो इनफाइनाइट हो गया है यानी 90 डिग्री, तो एक तो एंगल हो जाएगा जिसके सामने रखा है वो 0, और जिसके आपने कहा कि पैरेलल हो गई ये लाइन वो क्या हो जाएगा 90। तो आप इनको वैल्यू डालो यहाँ पे और देखो साइन 0 तो 0 होता है और 90 क्या होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। अब एक आता है आर्क वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो कैसे बनाना है। तो फार्मूला हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि E = 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ए साइन θ/2। अब इसको करने का तरीका कैसे, जैसे आपने ऊपर वाला याद किया है, ऊपर वाला याद किया है k लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, और डिवाइड यहाँ पे क्या था साइन θ1 प्लस साइन θ2, यहाँ पे 2 थे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं θ/2, ये भी मान लेते हैं θ/2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको छोटा सा तार मान लो ना, तार मान लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो k आ गया, लैम्डा आ गया डिवाइडेड बाय ए, साइन θ1 की वैल्यू आ जाएगी θ/2, और यहाँ पे भी आ गया साइन θ/2, दोनों जगह साइन θ/2 आ गया। अब ये दोनों ऐड करके देखो 2 साइन θ/2 हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला बन नहीं गया एग्जैक्ट 2k लैम्डा साइन θ/2। तो एकदम वायर की तरह आप इसको बिहेव करो और उससे सवाल हो जाएगा फटाफट। रिमेंबर के लिए ऐसे इस चीज़ को रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए रिंग, एक रिंग है, इसके एक्सिस से मैं कहीं जाऊं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी आएगी। अब देखो मैंने कोई सेगमेंट ले लिया है, तो यहाँ पे सब पे मान लो प्लस चार्ज होगा रिंग पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई, और एंगल थीटा मान लिया, तो इसका मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये वाला आ जाएगा कॉस, ये वाला आ जाएगा साइन। साइन वाले इससे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, लेकिन कॉस वाले ऐड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कि इस डायरेक्शन में आएगी, डायरेक्शन याद रखना है कि बाहर की तरफ आएगी, और वो कितनी आती है E = kqx डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर और a का स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे x इंपॉर्टेंट है, क्या है x जो है डिस्टेंस है उसके सेंटर से, एक्सिस जो है वो आर्क मतलब जो सर्कल है उसके सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है x, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है a। तो इस वाले पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला एक बन जाता है इसका आपका kqx डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर अपान a का प्लस a का स्क्वायर 3/2 ऊपर आ जाता है। अगर x बहुत बड़ा है तो एक तरह से ये वाला तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बन गया kqx डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक पॉइंट और उसकी वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, यही तो लिखेंगे डायरेक्टली, तो वो फार्मूला बन जाएगा। आप इससे चेक कर सकते हो कि भाई आप क्या सही कर रहे हो, ये फार्मूला सही लिख रहे हो कि नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बनता है। अगर वो फार्मूला सही बन रहा है तो सही है, नहीं तो गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सीट, उसकी वजह से क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ है तो क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ है तो इनफाइनाइट का मतलब इस तरह से मैंने एक इरेगुलर बाउंड्रीज बना ली हैं, तो पता चल जाएगा इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, प्लस चार्ज है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम से, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं। अगला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बारे में सुनते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स हमेशा कंटिन्यूस होती, कभी डिसकंटिन्यूस नहीं होती, यानी एक लाइन निकलेगी तो कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक जाएगी, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्लस से लाइंस हमेशा आउटसाइड बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव हमेशा उसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि अगर प्लस की लाइंस निकलेंगी तो कहाँ टर्मिनेट होती हैं बोल सकते हो, नेगेटिव पे, और नेगेटिव लाइंस कहाँ से आती हैं, पॉजिटिव से आती हैं, ऐसा बोल सकते हो। और बोलते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रा करो, तो जो टेंजेंट होता है ना वो उस पॉइंट से बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये टेंजेंट आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। कभी भी दो लाइंस ऑफ द फोर्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ये कैसे, इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मान लो इस तरह से मैंने दो लाइन कट कर दी हैं, तो अब यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊँ तो इसकी वजह से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इस पॉइंट पे सेम कट वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए कभी भी लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरा, एक और पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो तो अगर उसके सरफेस से लाइंस निकलेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती हैं, तो चाहे जिस तरह का सरफेस हो, इरेगुलर बाउंड्री हो तब भी, कैसे इरेगुलर बाउंड्री से फिर वो 90 डिग्री वहाँ से बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से, यानी नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा कंडक्टर से निकलती है।
और देखो अब यहाँ पे डेंसिटी यानी कि लाइंस की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जैसे ए पॉइंट पे ज़्यादा पास पास लाइन है, बी पे दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज़्यादा होगी, बी पे कम होगी। अगला है लाइंस डज नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। आपने सुना होगा कि एक सील्डिंग किया जाता है कि अगर कोई भी डिवाइस अंदर रख दिया जाए और मेटेलिक बॉक्स है तो उसके अंदर लाइंस नहीं जाती, जिसकी वजह से वो सिस्टम हैक नहीं होगा। तो ये मेनली प्रॉपर्टी है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे? जैसे आपने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया तो चार्ज कहाँ भाग जाता था? सरफेस पे। इसका मतलब कभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, लाइंस अंदर कभी भी नहीं जाती, किसके? कंडक्टिंग मटेरियल के। और है कि जैसे ये Q1 चार्ज है Q2, तो जिससे जितना ज़्यादा लाइंस निकलेंगी उसकी उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का, यानी Q2 की वैल्यू ज़्यादा है Q1 के कंपेरिजन में। अगला लिखा है कि एक डायग्राम बनाया जाए कि प्लस और माइनस रख दिया जाए तो प्लस वाला निकालेगा लाइंस और माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से इसके सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन आएगा। प्लस प्लस है तो रिपल्सन वाला कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या करते हैं, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। एस क्या है? यहाँ पे एरिया है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो गई किसी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया से पास होना चाहिए। तो ये वाला बात याद रखना है कि सरफेस एरिया से जब लाइंस पास होंगी तो उसका हम फ्लक्स क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इसमें एक और पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा लिखेगा कि ये सरफेस जो है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तभी आपने समझना है कि इसके बीच का जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है। किसके बीच का? एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन दोनों के बीच का। अगला है, जैसे मान लो कि किसी एंगल से अगर निकल रही है, एरिया वेक्टर आपका इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो आप कॉस थीटा यूज़ करोगे उस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हुए। जो भी एंगल होगा यहाँ पे डालो और आंसर आ जाएगा। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये फ्लक्स का ई डॉट डी एस और एक फ्लक्स और होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों की वजह से एक नया थ्योरम बना जिसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। अगला आता है कि अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो उसकी शेयरिंग कितनी है, तो क्यू बाई 8 होता है। इस कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा शेयरिंग, क्यू बाई 8। फ्लक्स क्या लिखेंगे फिर? जितना इसके अंदर लाइंस आएंगी तो वो तो क्यू बाई 8 हिस्से वाले से आएगा, तो फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चार्ज अगर एज पे है यानी किसी की साइड पे है, ये वाला जैसे केस है, तो इस वाले केस में फ्लक्स जो हम लिखेंगे क्यू बाई 4, क्योंकि शेयरिंग जो होगी इसमें चार्ज की क्यू बाई 4 होगी, वो आ जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये चैप्टर्स में आप जो शेयरिंग वगैरह पढ़ रहे हो तो ये सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, वहाँ पे आपके टीचर और अच्छे से समझा देंगे कैसे शेयरिंग वगैरह होगी। यहाँ पे आता है चार्ज शेयरिंग एट फेस पे। अगर फेस पे कोई चार्ज रखते हो तो आधा हिस्सा जो है अंदर की तरफ आएगा, आधा बाहर की तरफ, तो इसका जो फ्लक्स आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेंटर बॉडी पे रखते हो तो चार्ज की शेयरिंग जो आएगी वो क्यू आएगी, तो इसमें आ जाएगा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई इरेगुलर बॉडी है, बस आपने ये देखना कि सरफेस पे जब रखा है उसके तो आधा अंदर चार्ज जाएगा और आधा बाहर लाइंस जाएंगी, जिसकी वजह से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमेशा इसका आंसर आएगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग आर हॉलो सफेयर। कंडक्टिंग बोलने का मतलब है कि अगर ये सॉलिड भी हुआ तब भी सारा चार्ज तो सरफेस पे चला जाना है, तो इसका मतलब सारा चार्ज तो सरफेस पे चला गया, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, गॉस थ्योरम वगैरह अप्लाई किया, 0 हो जाएगा, तो वही मैंने ए पॉइंट पे लिख दिया है 0। सरफेस पे तो कितना आ जाएगा, तो वही क्यू ई डॉट सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर डाला, तो ये चीज़ मिल गई हमें के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अगला, अगर बाहर वाला पॉइंट है, हम अगर इस सी पॉइंट पे निकालें बाहर जो फ्लक्स है यहाँ पे, तो इस वाले पे कितना आ जाएगा, इस वाले पे जो आएगा आपका फ्लक्स वो आ जाता है के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले केस में। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कैसे वेरी करता है, तो अंदर तो 0 था इसीलिए यहाँ पे कुछ बनाया नहीं मैंने, तो अंदर तो 0 है तो इसीलिए इसको हटा देना है, और यहाँ पे फिर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, इस तरह से वेरी करेगा। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सरफेस। जैसे मान लो प्लास्टिक की बॉल है, अगर इसमें चार्ज डालते हो तो हमें प्रॉपर्टी पता है नॉन कंडक्टिंग की, जहाँ पे चार्ज रखोगे वहीं पे रहेगा, इरेगुलर यूनिफॉर्मली पूरा सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, अंदर बाहर सब जगह पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए पे निकालना है तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई किया, यहाँ पे अब बताओ मुझे, जो अंदर आएगा सरफेस उस पर टोटल चार्ज तो क्यों नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो क्यू डैश लिख लिया मैंने। तो अब हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी तो हर हमेशा चार्ज की बराबर होती है यूनिफॉर्मली अगर चार्ज है तो फिर हमने क्या लिखा, डेंसिटी क्या यूनिफॉर्मली, ये वाली रो डेंसिटी, तो क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम
चार्ज अपान वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आया पूरा सरफेस वाला जो बड़ा वाला, और जो क्यू डैश अपान 4 पाई r का क्यूब, स्मॉल r जहाँ पे हमें चार्ज चाहिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया भेजा तो ये हमें मिला चार्ज इतना। अब इस चार्ज की वैल्यू को हम उठा के इसमें डाल देंगे, इस वाले में अपने गॉस थ्योरम में, तो डिस्टेंस r है तो वहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। तो लास्ट फाइनल हम इसको याद कर सकते हैं KQ_R डिवाइडेड बाय r का क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है एट बी पॉइंट और सी पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले के ही जैसे होगा, बी पे पूरा सरफेस है KQ/r का स्क्वायर, और जो बाहर वाला सरफेस है उसके अकॉर्डिंग भी KQ/x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो इस केस की वजह से ये जो है स्ट्रेट लाइन पहले बनती है, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर ये मैक्सिमम कहाँ पे आएगी r पे, फिर उसके बाद डिक्रीज होती चली जाएगी x का स्क्वायर। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन समझ लो कि कोई एक चार्ज होने चाहिए, दो सेट में दो चार्ज होने चाहिए हमेशा पेयर में, एक होता है माइनस का, एक होता है प्लस का। बस याद रखना है कि मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्ज की एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो ये चार है तो ये भी चार होगा, लेकिन साइन में अपोजिट, एक माइनस का तो एक प्लस का। इनको सेपरेट करते हैं थोड़ी से डिस्टेंस से, तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, किसी एक चार्ज का मल्टीप्लाई इनटू उसके बीच का गैप। डायरेक्शन डाइपोल की जो होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं ड्यू टू डाइपोल। कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट जैसे ये लाइन है, इस पे कहीं भी ले लो पॉइंट, ये इधर 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 कहीं भी, तो वो आपका आता है एक्सियल पॉइंट। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया बाहर, पी पॉइंट, इस पे निकाल रहे हैं, तो इस पे जब हम निकालेंगे तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस ऑफ KP डिवाइडेड बाय r का क्यूब। अब आता है अगला इक्विटोरियल पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है इक्विटोरियल वाला, डिस्टेंस r है इसका सेंटर से, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पहले पता चली जाएगी कहाँ से है, नेट वाली जो है इधर आ रही डाइपोल की तरफ ही, जहाँ पे डाइपोल जा रहा था प्लस से माइनस यहाँ पे। तो इसकी वजह से जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है KP/r का क्यूब। ये वाला दरअसल उसका आधा है पहले वाले का, एक्सियल से आधा हो जाता है कौन, इक्विटोरियल वाला। तो ये आप इससे एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि एक्सियल वाला जो है इक्विटोरियल के बराबर तभी होगा जब इसको आप 2 टाइम्स करोगे। अब टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आता है, ये वाला लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में अलग आएगा। एक सेकेंड, हाँ ये टॉपिक था, तो देख लेते हैं एक बारी फटाफट। तो इस वाले में है क्या, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि दो चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज रखे हुए, इनके बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए है। हम इसके वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, एंगल थीटा बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो इसका जो टॉर्क बनता है वो बनता है PE साइन थीटा। टॉर्क का जो मेनली वेक्टर फॉर्म है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो याद रखना है P×E होता है वेक्टर फॉर्म में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको मैंने कुछ ही मिनटों में करा दिया है, तो कैसा लगा एक बारी बताएं आप, लाइक करें, कमेंट करें, और किसके चाहिए नोट्स ज़रूर बताएं आप, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा।